हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेलकम टू आव्या क्लासेस। और अभी हम लोग मैग्नेटिज्म का एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4.24 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4.25 एंड प्रॉब्लम नंबर 4.26 का सॉल्यूशन देखेंगे। सो आइए बिना समय गंवाए हुए प्रॉब्लम नंबर 4.25 देखते हैं। दोनों प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। A circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil. If the current in the coil is 5 ampere, what is the total torque on the coil? So पहले बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.1 टेस्ला है और ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल है। मीन्स कि प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है। क्यों? बिकॉज प्लेन ऑफ कॉइल, देखो यदि इस फिगर को आप देखोगे, यदि ये y है, ये z है, ये x एक्सिस है, तो आप समझो कि ये जो कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल, ये आपको yz प्लेन में रखा गया है। मैं यहाँ पर बना फिर से दिखाता हूँ। सपोज करो ये x है, ये y है, ये z है, तो ये ना ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, मीन्स कि वाईजेड प्लेन में रखा गया है और मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल है। सो मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जिसका मैग्नीट्यूड है 0.1 टेस्ला, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है और रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है। 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो टोटल टॉर्क बोल रहा है। सो आपको मालूम है कि टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको मालूम है क्या होता है, आई ए क्रॉस बी। ठीक है, ये जहाँ एरिया वेक्टर था, सो आई ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो एरिया वेक्टर आपको मालूम है सर्कुलर कॉइल के लिए उसके नॉर्मल होगा। सो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। यदि आप करंट का ओरिएंटेशन ऐसे मान लेते हो तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री आ जाएगा। यदि करंट अपोजिट सेंस में होगा तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और उस केस में एंगल थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल या तो 0 डिग्री होगा थीटा या 180 डिग्री होगा, दोनों केस में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सो क्लियरली आपको टॉर्क का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 0। सेकेंडली, आपको यदि क्लोज लूप होता है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो, आप ध्यान दो ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो आपको टॉर्क का वैल्यू 0 नहीं होता, लेकिन यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क का भी 0 यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, और फोर्स भी आपको मालूम है किसी भी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। सो इसका भी आंसर आपको 0 हो जाएगा, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। सेकेंड है सी, देखते हैं एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। करंट यदि सपोज करो ऐसे फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा? करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसके अपोजिट सेंस में होगा और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आपको वाईजेड प्लेन में मूव कर रहा है। यदि ये इलेक्ट्रॉन इस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंट के अपोजिट सेंस में, तो इलेक्ट्रॉन वाईजेड प्लेन में मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सो क्लियरली आप जो फोर्स होगा, आप चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जानते हो, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। और जहाँ वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिकॉज आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करता है और उसके कारण उसके अपोजिट सेंस में करंट प्रोड्यूस होता है। सो क्लियरली यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है तो सीधे बोल दोगे क्यू वी बी हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ई वी बी हो जाएगा। क्लियर है? सो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा? ई वी वी। अब आपको v का वैल्यू कैसे निकालोगे? सो v होता है वी डी के इक्वल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल, और इसका वैल्यू होता है j बाई एन ई, जहाँ j क्या है? करेंट डेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको फिर से कि j होता है एन ई वी डी। आप ये हमेशा ध्यान रखना, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। यहां पर मैं लिखता हूं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन
कंसंट्रेशन, ये हो गया आपको चार्ज जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19, और ये क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो क्लियरली J बाई एन ई हो गया वीडी का वैल्यू, और J क्या होता है करेंट बाई एरिया, मीन्स कि ये क्या है करेंट डेंसिटी। सो I बाई ए, क्लियर है, बिकॉज इसी एरिया में करंट फ्लो हो रहा है। सो I बाई ए इंटू एन ई हो गया आपको वीडी का वैल्यू। सो यहाँ पर आप रख दोगे तो क्या होगा ई आई बाई एन ई ए इंटू बी, और ई से ई कैंसिल हो गया और ये हो गया आई बी बाई एन ई। सो क्लियरली आपको ये निकल के आया आई बी बाई एन ई। अब एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, 20 वाला एन मत मान लेना, ये आपको कंसंट्रेशन है। सो अब सारा वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। बी का वैल्यू था 0.1 टेस्ला, करेंट का वैल्यू था 5 एम्पियर, और एन का वैल्यू क्या दिया गया देखो 10⁻29 दिया गया है, और एरिया का वैल्यू दिया गया 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया। अब ये एरिया आप मत समझ लेना कि पूरे का एरिया है, ये आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लाइक मैं ऐसे बोलूं कि ये सपोज करो कि यदि आप इस साइड से देख रहे हो तो ये ना आपको करंट इसी टाइप के वायर से आ रहा होगा। सो इससे करंट यदि आई फ्लो हो रहा है, और ये जो एरिया है जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है वो यदि ए है, तो जे का वैल्यू होगा आई बाई ए। सो ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपको, ऊपर में हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपको 10⁻29 इंटू 10⁻⁻4, that is 5 divided by 10⁻25, that is 5 into 10⁻⁻25 Newton. So average force on each electron is 5 into 10⁻⁻25 न्यूटन। तो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4.26 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4.26, a solenoid 60 centimeter long and of radius 4 centimeter has a 3 layers of winding of 300 turns each. A 2 centimeter long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid near its center, normal to its axis. Both the wire and the axis of solenoid are in horizontal plane. The wire is connected through two leads parallel to the axis of solenoid to an external battery which supplies a current of 6 ampere in the wire. What value of current with appropriate sense of circulation in the wiring of solenoid can support the weight of the wire? G का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया। तो पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखो फिजिक्स में केवल आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना होता है, बल्कि आपको प्रॉब्लम को विजुलाइज करना पड़ता है, आपको प्रॉब्लम को फील करना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, तभी आप उसको इंजॉय करते हो। सो देखो ये बोला है कि एक सोलिनॉइड है जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स ईच है। तो इसका लेंथ आपको 60 सेंटीमीटर दिया गया, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया, और एक सोलिनॉइड को मैं दूर दूर बनाया हूँ। ये एग्जैक्टली दूर नहीं है, आपको क्लोजली बाउंड सोलिनॉइड है, लेकिन चूंकि इसके अंदर में मुझे एक वायर को भी शो करना था जिसके बारे में लोग अभी देखेंगे, इसलिए मैं इसको दूर दूर दिखाया हूँ। अब इसने बोला कि 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न्स ईच। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आप किससे दिखाते हो? कैपिटल एन से दिखाते हो, और कैपिटल एन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 300, डेट इज 900 टर्न्स आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया। अब फिर सेकंड बोल रहा है ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम लाइज इनसाइड द सोलिनॉइड नियर इट्स सेंटर नॉर्मल टू द एक्सिस। एक्सिस के नॉर्मल है, मीन्स कि एक्सिस के परपेंडिकुलर। सो ये जो एक्सिस है सोलिनॉइड का, ये यदि अलोंग एक्स एक्सिस है, यहाँ से देखो एक्स एक्सिस है, तो या तो ये जो नॉर्मल ये जो वायर होगा या तो अलोंग जेड एक्सिस होगा इस तरफ, या फिर अलोंग वाई एक्सिस होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन अगला लाइन बोल रहा है कि बोथ द वायर एंड द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो वायर और एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड दोनों एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वाले प्लेन में। इसका मतलब वायर अलोंग आपको जेड एक्सिस है और एक्सिस आपको अलोंग एक्स एक्सिस है। क्लियर है? इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है, देखो इसमें करंट के बारे में अभी नहीं बोला जा रहा, इसका लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। सो लेंथ ऑफ वायर को आप बोल दिए 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.02 मीटर,
और इसका मास हो गया 2.5 ग्राम, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. The wire is connected through two leads parallel to the axis of solenoid to an external battery which supplies a current of 6 ampere in the wire. So ये वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो कितना है 6 एम्पियर है. सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I in wire is equal to 6 एम्पियर. फिर बोला व्हाट वैल्यू ऑफ करंट विथ अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ सर्कुलेशन इन द वाइंडिंग ऑफ द सोलिनॉइड टू सपोर्ट द वेट ऑफ वायर. सो बेसिकली ये जो वायर है ना इस पर एक वेट आपको नीचे की तरफ लगेगा mg, और इस वेट के कारण इसको गिर जाना चाहिए, लेकिन ये गिर नहीं रहा है क्योंकि ये यही प्रॉब्लम पूछ रहा है कि इससे सोलिनॉइड में क्या करंट IS फ्लो करे कि इस पर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जो कि डेफिनेटली एक मैग्नेटिक फोर्स होगा FM, और इसके वेट को ये बैलेंस कर देगा ताकि ये गिरे नहीं. ठीक है, सोलिनॉइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ वायर. समझ गया प्रॉब्लम. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. सो आप देखो कोई यदि किसी में करंट I फ्लो हो रहा हो किसी वायर में तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है FM वो क्या होता है IL क्रॉस B, यही होता था फॉर्मूला. सो इसके अकॉर्डिंग आप देखो B आपको क्या है एलोंग X एक्सिस है, जो L है एलोंग Z एक्सिस है. ठीक है, L आपको किस डायरेक्शन में लोगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है. तो सपोज करो कि करंट हम लोग मान रहे हैं कि ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ILB साइन 90 डिग्री, डेट इज ILB. क्लियर है, ये एंगल कितना है ये 90 डिग्री एंगल है. अब इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग देखते हैं. सो आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे IL क्रॉस B से निकालोगे. सो आप यदि IL क्रॉस B का यूज करोगे तो फोर्स आपको किस तरफ होगा. देखो आपने बोला कि जो L है वो अंदर की तरफ है बिकॉज करंट का ओरिएंटेशन यही बोला. B आपने इस तरफ बोला. सो अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को I की तरफ रखो और B की तरफ आप टर्न करोगे तो आप देखोगे थंब का ओरिएंटेशन नीचे की तरफ हो गया. अरे ये तो उल्टा हो गया, जिधर mg लग रहा है उधर ही FM लग रहा है. इसका मतलब कि हम लोगों ने करंट का जो डायरेक्शन चूज करने में गलती किया है. सो ये जो है ना इसमें करंट यदि P और Q है तो ये P से Q की तरफ करंट नहीं बह रहा है बल्कि करंट Q से P की तरफ बह रहा है. सो यही आपको फिजिक्स का इंटरेस्टिंग आपको ऐसे करके विजुलाइज करना होगा. अब आप देखोगे कि I की तरफ इस तरफ यदि L का डायरेक्शन है तो राइट हैंड के 4 फिंगर्स को आप L की तरफ रखो, Q से P की तरफ और B की तरफ टर्न करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा. FM निकल गया. तो FM का वैल्यू हुआ IL क्रॉस B, और B का वैल्यू कैसे निकलेगा. B का वैल्यू होगा इस सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है. अब सोलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है विथ अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ सर्कुलेशन. मीन्स कि करंट में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो अप्रोप्रिएट सेंस में हो रहा है ताकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो एज पर आवर फिगर. सो आपको इसमें इस डायरेक्शन में होने के लिए करंट के एलोंग अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है. सो क्लियरली ऐसे करंट आना चाहिए इधर और इसमें ऐसे जाना चाहिए, वैसे ही इसमें ऐसे आना चाहिए और इसमें ऐसे जाना चाहिए. सो बाहर में ये ऐसे होना चाहिए. यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा है, उल्टा केवल इसलिए लिखा है ताकि आप इस चीज़ को समझो. ठीक है, और यहाँ पर अंदर में ऐसे इंटर होना चाहिए. सो आप समझ गए ना ये चीज़ को. अब ये FM का वैल्यू कितना हो जाएगा, FM हो गया ILB और B का वैल्यू कितना होता है μ0NI, जहाँ N ये क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स कि टोटल टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. ठीक है, सो ये टोटल टर्न कितना है 900 और टोटल लेंथ क्या है 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर. सो यही हो गया आपको स्मॉल n का वैल्यू. सो अभी तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. अपने B का वैल्यू निकाल लिया और ये FM हो जाएगा. आपको यही इसको बैलेंस करना है. सो mg इज इक्वल टू IL, L का वैल्यू कितना दिया गया है 0.02 मीटर. सो 0.02 और ये I का वैल्यू दिया गया देखो 6 एम्पियर. सो इसको 6 एम्पियर कर दो. ये I आपको इसका जो वायर का है सोलिनॉइड का तो मुझे निकालना है. तो सोलिनॉइड के लिए हो जाएगा म्यू इंटू ILB. B का वैल्यू कितना हो जाएगा μ0N, N का वैल्यू कितना है 900 डिवाइडेड बाई 0.6 और ये I आपको I सोलिनॉइड है इंटू I सोलिनॉइड. सो यही आपको निकालना. आप सब वैल्यू पुट कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा.
तो ये देखो आई एस का वैल्यू हो जाएगा एम जी, एम का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻³ जी का वैल्यू है 9.8 और इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 0.02 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और इंटू 900। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा आपको अप्रोक्सीमेटली 108 एम्पियर के इक्वल। तो सोलेनॉइड से जो करंट फ्लो होना चाहिए वो 108 एम्पियर के इक्वल होना चाहिए। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ गए होगे, ये दोनों प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से आप समझे भी होगे। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें न केवल हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए बल्कि ये जो मैग्नेटिज्म के प्रॉब्लम को हम लोगों ने विजुलाइज भी किया, और फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।